नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट की जो हमारी सीरीज़ चल रही है आज उसका पार्ट 3 है। तो जो सीटेट है उसके एनवायरनमेंट से संबंधित हमारी सीरीज चल रही है और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ कराए जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं है, यह जो सीरीज़ है, जो आज वाला जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिए हैं, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सीटेट, इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी आपके एग्ज़ाम रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है यह पारित किया गया था कब? 1986 में, 1986 में इसको पारित किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में आपको पता मनाया गया था, कुछ ही टाइम हुआ है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? यह 5 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, जो विश्व पर्यावरण दिवस है इसलिए मनाया जाता है जो हमारे पर्यावरण में पॉल्यूशन फैल रहा है, चाहे वह हवा के द्वारा है, जल के द्वारा है या किसी भी तरीके से है, तो उसके बचाव के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व में पूरे ही विश्व में इसको मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो जो जैव विविधता अधिनियम है भारत में कब पारित किया गया था? तो यह सन 2002 में इसको पारित किया गया है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया था? बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है इसका यूज सबसे पहले किसने किया था? तो यह किया था वाल्टर जी रोशन ने। कब? 1986 में। कब? 1986 में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता का जो हमारा प्राधिकरण है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यह है चेन्नई में स्थित है। रेड डाटा बुक क्या है? तो रेड डाटा बुक क्या होती है? वह है रेड डाटा बुक यानी कि विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची। तो एक जो बुक तैयार की गई है इसका नाम दिया गया है रेड डाटा बुक। इसके अंदर क्या किया गया है कि जो भी प्रजातियां, चाहे वह पशु हैं, मान लीजिए जैसे कि हिरन है, शेर है या फिर हाथी हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि बिल्कुल ही नाम मात्र ही आपको देखने को मिलते हैं और बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर हैं। तो ऐसे पशुओं और ऐसे पौधों की सूची उस बुक के अंदर तैयार की गई है और उसको नाम दिया गया है रेड डाटा बुक। क्या? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली गई है? तो जो रेड डाटा बुक है ये किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने निकाली है? तो इसको IUCN के द्वारा निकाला गया है। अगर क्वेश्चन आ जाता है IUCN की फुल फॉर्म क्या है, तो आप कहेंगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IUCN का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो यह है स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड के कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? तो रेड डाटा बुक है जो पहली बार यह कब प्रकाशित की, कब प्रदर्शित इसको किया गया था? तो इसको किया गया था 1966 में। रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो जो रेड डाटा बुक है जब उसमें सूची तैयार की जाती है तो संकटापन्न यानी कि जो प्रजातियां खत्म होने की कगार पर हैं या जो, तो उसमें जो जीव हैं तो जीवों को किस रंग से दर्शाया? क्योंकि पौधों का भी है उसमें वर्णन और जीवों का, तो जीवों को किस रंग से दर्शाया जाता है? उसमें उसको पिंक कलर से दर्शाया जाता है। किनको? जीवों को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो था इसको जैव विविधता दशक 2011 से 2020 को घोषित किया गया था, यानी कि 10 साल जो होते हैं दशक को विविधता दशक घोषित किया गया।
रामसर संधि किससे संबंधित है? तो रामसर संधि के बारे में आपने सुना होगा। तो रामसर जो संधि है यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण व संवर्धन से संबंधित है, यानी कि जो भूमि है, भूमि की उसको संरक्षण कर्जा उपजाऊ वगैरह आदि से संबंधित है। क्या? रामसर संधि। भारत में अब कितनी रामसर संधि है? तो 75 यहाँ पर हो चुकी हैं। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो आर्द्र दिवस किसके लिए? तो आर्द्र भूमियों के लिए जो है, इसके लिए आर्द्र दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए जो ये क्वेश्चन अभी आ रहे हैं यह सिर्फ CTET के लिए नहीं है, चाहे आपका पटवारी का एग्ज़ाम रहे, चाहे आपका CTET का एग्ज़ाम रहे, या आपका SSC CGL कोई भी एग्ज़ाम रहे, ये क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जैव विविधता कब है? तो यह 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। और विश्व पर्यावरण दिवस अभी आपको बताया था 5 जून को। कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? जो ओजोन की परत है उसमें काफ़ी नुकसान हो गया था, और जिसके द्वारा जब उसमें छेद हो गए थे, छिद्र हो गए, और छिद्र होने से क्या हुआ, जो सूर्य की किरणें हैं, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं, डायरेक्ट पृथ्वी की तरफ आती हैं। तो फिर उसको बचाने के लिए, ओजोन परत को बचाने के लिए दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। और ओजोन का जो क्यों है, उसमें विनाशकारी क्यों है, कौन कौन चीज़ें, जैसे आप AC चलाते हैं, आप फ्रिज चलाते हैं, उनसे जो गैस निकलती है वह किसके लिए नुकसानदायक है? ओजोन परत के लिए। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता। कब? 8 मई को। क्यों मनाया जाता है? तो देखिए जब आपने देखा होगा, जब मौसम चेंज होता है तो काफ़ी पक्षी कई किलोमीटर तक उड़ाने भर भर के देश विदेश से दूसरे स्थान पर आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा भारत में भी काफ़ी ऐसे स्थान हैं जहाँ पर प्रवासी पक्षी आकर निवास करते हैं सर्दी गर्मी के मौसम के हिसाब से। तो उनके संरक्षण के लिए, ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुँचा सके, उनको संरक्षित रख सकें, तो यह प्रवासी दिवस मनाया जाता है 8 मई को। विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? तो अब ये क्या है? वन्य प्राणी। तो प्रवासी, ये तो पक्षियों के बारे में बात थी। अब वन्य प्राणी जो हैं, तो विश्व के जितने भी वन्य प्राणी हैं, जो प्राणी वन में निवास करते हैं, चाहे वो शेर है, मृग है, हाथी है, तो जो भी वन्य प्राणी हैं उनके लिए विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता है? तो कितनी है? यह है 7 से 8%। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह कहाँ स्थित है? यह पोर्ट ब्लेयर भारत में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र भारत के कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व टाइगर दिवस वो कब मनाया जाता है? तो वह 29 जुलाई को मनाया जाता है। किसके लिए? टाइगर के लिए, बाघों के लिए। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम यूज किसने किया था, प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था अर्नेस्ट हेकेल ने। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम यूज, तो ये किया था इकोसिस्टम के लिए किसने यूज किया? तो ये A.G. टांसले। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग किसने किया? एडवर्ड सुएस ने। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एडवर्ड सुएस ने। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसका जो शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 1973 में। किसके लिए? टाइगरों के संरक्षण के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और विश्व में इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 29 जुलाई को, आप याद रखेंगे। और भारत में 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका जैविक जो उद्यान है भारत का, वह नई दिल्ली में
स्थित है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में जब सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान जिसको बनाया गया था, जिसको मान्यता दी गई, तो वह कौन था? वह था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है स्थित है? यह उत्तराखंड में है। और इसको कब बनाया गया? तो 1921 में। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो राजीव गांधी जो नेशनल पार्क है, इसका एक अन्य नाम है, क्या है ये? नागरहोल राष्ट्रीय पार्क भी इसको कहते हैं, या फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क, दोनों नामों से इसको जाना जाता है। तो यह क्या है? राजीव गांधी नेशनल पार्क। कहाँ पर? कर्नाटक में ये स्थित है। केरल में स्थित पेरियार अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो केरल में पेरियार है अभयारण्य, यह किसके लिए? जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी कि MAB क्या है एवं इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो यूनेस्को ने क्या किया था? मैन एंड बायोस्फीयर एक प्रोग्राम की शुरुआत की थी। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है लोगों को पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार, यानी कि पर्यावरण से संबंधित जागरूकता लोगों में पैदा करना, जिसके द्वारा लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हों और पोल्यूशन वगैरह से बचाव कर सके। क्यों? अगर पोल्यूशन होगा तो उससे मानव, वन्य और पौधे सभी पर प्रभाव पड़ता है। इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1971 में यूनेस्को के द्वारा की गई थी। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, कहाँ स्थित है? तो ग्रेट हिमालय जो राष्ट्रीय पार्क है, ये कहाँ स्थित है? यह हमारे हिमाचल यानी कि भारत के हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यूनेस्को ने क्या किया? तो इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया हुआ है। तो ये पूरे विश्व के लिए धरोहर है। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील भारत के अंदर स्थित है, वह कौन सी है? वह है लोकटक झील। कहाँ? लोकटक झील, आपने नाम तो सुना ही है। और कहाँ पर है ये? भारत में मणिपुर में स्थित है। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में? तो नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। क्या है ये? नंदा देवी जैव मंडल। शीत मरुस्थल यानी कि कोल्ड डिजर्ट्स कहाँ स्थित है? तो कोल्ड डिजर्ट जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। तो शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में। तो कोल्ड डिजर्ट कहाँ स्थित है? यह है हिमाचल प्रदेश। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हो गई? तो हाथियों के लिए जो परियोजना है कब शुरू की गई थी भारत के अंदर? तो यह 1992 में, 1992 में। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ भारत में कहाँ है? तो जो जंगली गधों के संरक्षण के लिए अभयारण्य कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ? यह गुजरात के राज्य है जो कच्छ के रण में ये है स्थित है। गुजरात राज्य के कच्छ के रण में, कहाँ? कच्छ के रण में, याद रखेंगे, स्थित है। और ये कितने में फैला हुआ है? 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो आप कहेंगे कहाँ? गुजरात राज्य के कच्छ के रण में यह स्थित है। और कितने वर्ग किलोमीटर में है? 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। एक सींग वाला गैंडा भारत के किन राज्य में पाया जाता है? तो आप सभी को पता है, यह पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है। कहाँ पर है ये? तो कांजीरंगा में, आपको पता है, अभयारण्य में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? आपको एक सींग वाला गैंडा देखने को मिलता है। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य का चयन किया गया है? तो गिर के शेरों को रखने के लिए श्योपुर कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश के श्योपुर में क्या है? अभयारण्य का इसका चयन किया गया है। जिले में पालपुर कुनो नामक वन्य जीव अभयारण्य क्या है इसके अंदर? तो जो मध्य प्रदेश के श्योपुर में पालपुर कुनो नामक, क्या है इसका नाम? पालपुर कुनो नामक वन्य जीव अभयारण्य। इसके अंदर आपका क्या करा गया है? गिर के शेरों को रखने के लिए इसको
जगह को चयन इसका किया गया है। एशियाई शेरों की पुनर्प्रविष्ट स्थल के रूप में इसको नामित किया गया है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान है यह सारंग के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ पर है? राजस्थान में। मरुस्थल राजस्थान में ये स्थित है। तो राजस्थान में मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य? तो सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो सबसे ज़्यादा हमें मध्य प्रदेश में मिलते हैं। कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो यह है राजस्थान। तो साइबेरियन जो सारस है उसके लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है राजस्थान। भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? तो विश्व का है, देखिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, विश्व का, वर्ल्ड का। तो वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? तो जो कहाँ पर है? ये भारत में स्थित है। तो मणिपुर में स्थित केईबुल लाजमाऊ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो विश्व की बात हो रही है तो विश्व की प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर के बीच स्थित है। तो आपको ओजोन परत के बारे में क्वेश्चन है ये कि कहाँ पर यह है? तो इस समताप मंडल में पाई जाती है और कहाँ से? 15 से 35 किलोमीटर के बीच में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों का मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें मिलती हैं। तो आपको पता ही है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, आपको पता है ना हमारे जो पृथ्वी है, जो हमारा वायुमंडल में, हमें सबसे ज़्यादा गैस यहाँ कौन सी है? तो नाइट्रोजन। कल ही हमने अपनी वीडियो में करा था, 76% ये पाई जाती है। तो पृथ्वी के जो नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस है? तो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। तो सबसे जो नज़दीक है, ये पूछा गया ना वायुमंडल में सबसे नज़दीक कौन सी पाई जाएगी? तो सबसे नज़दीक नाइट्रोजन ही पाई जाती है। अभी आपको पता है इसकी मात्रा भी तो सबसे ज़्यादा है ना। उत्तराखंड में मनाए जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित? तो हरेला से आप समझ गए ना, हरियाली से। हरेला मतलब हरियाली। तो हरियाली किससे होती है? पेड़ पौधों से। तो याद रखेंगे, तो ये होगा पौधारोपण से। तो पौधारोपण के लिए हरेला पर्व मनाया जाता है कहाँ पर? उत्तराखंड क्षेत्र में। तो ये थे आज के लिए हमारे क्वेश्चन हैं। आपको सीरीज कैसी लगी इस टेट के लिए? तो आप हमें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब और लाइक भी करें। धन्यवाद।